Good morning to all of you. Welcome to my channel. Myself Rajiv Ranjan. I hope you all people are good. Today we are going to discuss about power sharing. Power sharing chapter class 10th पॉलिटिकल साइंस का यह चैप्टर है पावर शेयरिंग। और इसमें एक टॉपिक कौन सा है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। दो वीडियो लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। एक बेल्जियम और श्रीलंका के इथनिक कंपोजिशंस के बारे में पढ़े थे। दूसरा श्रीलंका ने कंट्री को रन करने के लिए क्या स्टेप टेकन लिया था। ये दोनों वीडियो लेक्चर में हमने क्या कर चुका है, डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि बेल्जियम ने क्या रास्ता अपनाया। बेल्जियम ने जो रास्ता अपनाया वो रास्ता कौन सा था, एकोमोडेशन का। ठीक है, बेसिकली यहाँ के लीडर ने क्या किया था कि वो अलग रास्ता अपनाया। बेल्जियम टेक्स और डिफरेंट बेल्जियम लीडर्स टेक अ डिफरेंट पार्ट। बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया था, अलग रास्ता अपनाया जो श्रीलंका के लीडर्स ने जो अपनाया था उसको छोड़ करके। श्रीलंका में इलेक्शन भी हुआ, सिन्हाला ने क्या किया था, माइनॉरिटी के ऊपर प्रेस्ड किया था, मतलब दबाया था माइनॉरिटी को, लेकिन इन्होंने इस स्टेप को टेकन नहीं लिया था। बेल्जियम ने क्या किया था कि कल्चरल जो डिफरेंसेस है या फिर कल्चरल उसने रिकॉग्नाइज्ड किया था कि एक्सटेंड्स द रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जो रीजनल डिफरेंसेस था और कल्चरल डाइवर्सिटी था इसको रिकॉग्नाइज्ड किया था, मतलब इसको आपस में क्या कर चुका था, मिला करके चला था। ठीक है, तो उसने क्या स्टेप टेकन लिया, सबसे पहले ये देखेंगे। उन्होंने क्या किया कि 1970 से लेकर के 1993 तक में दे अमेंडेड देयर द कॉन्स्टिट्यूशंस 4 टाइम्स। जी हाँ, उन्होंने क्या किया था कि 4 बार 1970 से लेकर के 1993 तक में 4 बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडेड किया था। मतलब ऐसे समझेंगे कि रूल्स बनाया और वो रूल्स अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, उस रूल्स को चेंज किया, मतलब अमेंडेड किया। सो टू वर्क द अरेंजमेंट दे वुड इनेबल टू एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। मतलब सब कोई आपस में एक साथ रह सके। जैसे दो लोग थे ना, क्या कहते हैं, फ्रेंच और डच मेजोरिटी में थे और जर्मनी कम था, तो उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया कि सेम कंट्री में रह सके एक साथ। जैसे क्या कहते हैं, श्रीलंका ने जो स्टेप टेकन लिया था, स्टेप वो क्या लिया था कि मेजोरिटी को आगे बढ़ाया था, सिन्हाला को आगे बढ़ाया था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि नहीं, सेम कंट्री में जो भी रिलीजियस है या जो भी कल्चरल डाइवर्सिटी है सब क्या हो सके, एक साथ रह सके। आई होप कि आप समझ सकते हैं कि मतलब बेल्जियम ने क्या स्टेप टेकन लिया। तब सबसे पहले क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया और कॉन्स्टिट्यूशंस में कंट्री को अच्छे से रन कराने के लिए उन्होंने 4 बार उस कंट्री में क्या किया, अमेंडमेंट किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट किया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट उन्होंने कुछ एलिमेंट्स उन्होंने लिया बेल्जियम ने मॉडल्स में। देखिए क्या है, सम एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल्स। कुछ मॉडल्स को अपनाया किसने, बेल्जियंस ने। कौन सा एलिमेंट्स वो था, तो बेसिकली आपको 4 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर बात करें कि कंट्री में क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। जैसे मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, एक कंट्री है और इसमें क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और बीच बीच में कहीं कहीं क्या होता है, जैसे कंट्री बहुत सारे स्टेट से मिल करके बनते हैं, तो ये क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट हुआ। ठीक है, और ये पूरी कंट्री में क्या हुआ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ। तो उसने कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या किया, ये प्रिस्क्राइब किया कि दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग, जो डच और फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं उन सबको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। मतलब ऐसे समझिए कि अगर 200 मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल में, तो वो क्या करेंगे, 50 जो होंगे वो डच के होंगे और 50 किसके होंगे, फ्रेंच के होंगे। मतलब जितने भी मिनिस्टर्स हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी उसमें इक्वल दोनों को मिला। जबकि श्रीलंका ने क्या किया था, इक्वलिटी नहीं दिए थे, माइनॉरिटी को दबाने, तमिल जो श्रीलंकन तमिल था उसे दबाने की कोशिश की थी। और सिर्फ सिन्हाला क्या था, उस सिन्हाला ने पावर को शेयर नहीं किया था, सिन्हाला अपने पास पावर ले लिया था। मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी के पास पावर थी और माइनॉरिटी के पास नहीं थी। यहाँ वो बात नहीं थी। बेल्जियम ने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया कि डच और फ्रेंच इन दोनों को इक्वल पावर दे दिया, पहला पॉइंट। Thus no single community can be decision unilaterally। यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल। कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी फैसला नहीं ले सकता है। जब भी लेंगे तो दोनों मिनिस्टर्स आपस में राजामंदी से लेंगे।
बात समझ में आई कि डच और फ्रेंच दोनों मिल करके कंट्री को चलाएंगे, मतलब भाई भाई की तरह रहेंगे। ये नहीं कि एक भाई, जैसे बड़ा वाला भाई क्या होता है, छोटे वाले को डराता है, या छोटा वाला बड़ा वाला को दबाता है, तो यहाँ पे वो नहीं होगा। दोनों भाई के बीच में क्या होगा, इक्वल पावर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनी थी उसमें दोनों आपस में पावर, डच और फ्रेंच, इक्वल मिनिस्टर्स रहेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। मतलब बहुत सारी ऐसी पावर्स जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी। स्टेट गवर्नमेंट को ये नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी वही स्टेट गवर्नमेंट कहेगी। स्टेट गवर्नमेंट अपने मन से भी फैसला ले सकती है, बशर्ते सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों क्या होंगे, मिलजुल करके काम करेंगे। यहाँ पे ये भी एक लाइन है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं करेगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट जरूरी नहीं है कि वो मानेगी, मतलब सबऑर्डिनेट की तरह वो काम नहीं करेगी। वो अपने एरिया को कैसे डेवलप करना है उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट फैसला लेगी। ठीक है, आई होप कि ये सेकंड पॉइंट समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, अब बात करते हैं, जैसे कंट्री हो गया, तो कंट्री में सेंट्रल, ये कंट्री है, कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर्स है, चलो अच्छी बात है। स्टेट गवर्नमेंट में भी इक्वल मिनिस्टर है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हर एक कंट्री का क्या होता है, एक अपना कैपिटल होता है। जैसे इंडिया है, इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, तो उसी तरह से बेल्जियम का कैपिटल कौन है, ब्रसेल्स है। ब्रसेल्स में क्या है, सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। अब वहां पे क्या था, बेल्जियम में, बेल्जियम के जो कैपिटल था ब्रसेल्स, ब्रसेल्स में क्या था, अगर पूरी कंट्री में बात करें तो पूरी कंट्री में क्या थे, डच ज्यादा थे, लेकिन ब्रसेल्स में डच 20% थे, फ्रेंच कितने थे, 80% थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि कैपिटल में वो मेजॉरिटी वाले क्या करेंगे, माइनॉरिटी को दबाएंगे। यहाँ भी डच और फ्रेंच के बीच में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव है। वही लिखा गया कि ब्रसेल्स हैव ए सेपरेट गवर्नमेंट, उसका एक सेपरेट गवर्नमेंट है, इन विच बोथ कम्युनिटीज, दोनों कम्युनिटीज के लोग रहेंगे, हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब दोनों कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रहेंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, सेपरेट गवर्नमेंट है तो लेकिन दोनों की इक्वल, दोनों आपस में क्या करेंगे, पावर को शेयर करेंगे ब्रसेल्स में भी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज द थर्ड काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, हम ये जानते हैं कि अभी तक हमने डच और फ्रेंच के बारे में पढ़ रहे थे कि दोनों आपस में क्या करेंगे, भाई भाई की तरह रहेंगे, पावर शेयर करेंगे। लेकिन एक और उसमें स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, जर्मनी थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जर्मनी को इग्नोर किया जाएगा, जर्मनी की भी बात रखी जाएगी। देखिए, यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ करके एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनी थी, जो कौन होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट इसे कहा जाता है। यूनिटी गवर्नमेंट ऐसे समझिए, इसको लोकल गवर्नमेंट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट को हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंग्स टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसे इलेक्टेड होगी, तो वन लैंग्वेज के जो क्या होंगे, लोग होंगे, वो अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए कि यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा क्या हो गया, बेल्जियम वाला जो कंट्री है वो हो गया। नीचे में कौन से रहते थे, तो नीचे में रहते थे फ्रेंच स्पीकिंग, ऊपर में डच रहते थे। तो ऐसा नहीं है ना कि फ्रेंच वाले सारे यही रहेंगे, यहाँ भी तो फ्रेंच वाले रहेंगे। ठीक है, ये फ्रेंच वाले यहाँ है, इधर है, ये डच वाले हो सकते हैं इधर रहेंगे, इधर रहेंगे, तो अनइवन तरीके से क्या कहीं भी रह सकते हैं। तो उसी तरह से एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जो वो क्या करेगा, वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जैसे डच की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, फ्रेंच की कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, दूसरी जर्मनी की कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। ठीक है, और ये क्या करेगी, अपनी इसका काम क्या होगा, कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, ये सारे इश्यूज पे कौन देखेगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी, फैसला लेगी। आई होप कि समझ रहे हैं कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होगी, डच की एक होगी, फ्रेंच की होगी, जर्मनी की होगी, और इसमें नो मैटर वेयर दे लिव, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी, मतलब उसको तंग नहीं करेगी या फिर उस पर अपना दबदबा नहीं थोपेगी। और वो कौन सा, जैसे होता है ना कि डच वाले, डच जो भाषा है फ्रेंच वाले को दबाना चाहेंगे, तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर काम करेगी, और वो अपने कम्युनिटी, जैसे मतलब अगर कोई दबाना चाहेगी तो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज
रिलेटेड इशू जो होगा ये कौन देखेगा, तो ये देखेगा कम्युनिटी गवर्नमेंट। आई होप कि कम्युनिटी गवर्नमेंट आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार इसको समराइज कर देते हैं। देखिए एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम क्या होता है, क्या स्टेप टेकन लिया था, तो यहाँ के जो लीडर्स थे वो अलग अलग रास्ता अपनाए थे। 1970 से लेकर के 1993 तक उन्होंने अलग अलग मतलब 4 बार क्या किए थे, अमेंडमेंट किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए थे। और उन्होंने ये स्टेप लिया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था उसमें मिनिस्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई फैसला अकेले नहीं ले सकता है, दोनों कम्युनिटी की दोनों कम्युनिटी के रजामंदी से क्या किया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर देगी। स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट की तरह काम नहीं करेगी। ब्रसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट होगा, उसमें डच और फ्रेंच दोनों लोग क्या होंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक गवर्नमेंट होगी। वो गवर्नमेंट कौन सी होगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट की काम क्या होगा, तो वो काम होगा डच और फ्रेंच की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। हर एक लैंग्वेज की क्या होगी, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। और वो क्या देखेगी, तो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, इश्यूज होगा, उसे क्या कौन देखेगा, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट देखेगी। आई होप कि आपको ये बेल्जियम वाला जो केस था, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये समझ में आ चुका होगा। उसके बाद बात करते हैं कि बेल्जियम मॉडल्स जो था वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड था, उसके बावजूद भी कंट्री क्या चल रही थी। लेकिन श्रीलंका में देखेंगे क्या कि सिनाला क्या कर रहे थे, पूरी तरह से माइनॉरिटी जो थे श्रीलंकन को दबा के रखे हुए थे। रोनल्ड फिर बाद में बहुत सारे क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, बाद में उनको 2009 में इंडिपेंडेंस मिला, मतलब एक तरह से दोनों को रजामंदी सही से कंट्री रन किया। बट यहाँ पे शुरू से चल रहा था, हेल्प टू अवॉइड द सिविल स्टाफ्स बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज, मतलब आपस में जो सिविल वार होता है ना वो नहीं होगा। इस अगर दोनों कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी कंट्री चला, लेकिन जो सिविल वार होगा वो नहीं होगा, उसमें मदद मिला, अवॉर्ड हुआ। उसके बाद देखते हैं व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप कम टुगेदर फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। अब देखिए बहुत सारे कंट्रीज जो है यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए उन्होंने ब्रसेल्स को ही हेड क्वार्टर चुना। मतलब अगर कोई भी मीटिंग करवानी रहती थी, अगर यूरोप की यूनियन बनानी है तो ब्रसेल्स में उन्होंने हेड क्वार्टर बनाया और मीटिंग वगैरह सारा कहाँ कराई, तो ब्रसेल में कराई। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगले वीडियो लेक्चर में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।